अ वेरी वार्म वेलकम टू योर फेवरेट नीट वन चैनल। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोलॉजी क्रक्स इन दिस पर्टिकुलर चैनल। बायो का डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो विद नोट्स, विद शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो उसी का आज पहला क्लास है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट लवली चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक ऐसा चैप्टर है जिसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं बच्चे, ये सोच के कि भाई ये तो बड़ा ही ईजी चैप्टर है। बट लेट मी टेल यू, इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपका बायोलॉजी का फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ भले ही हमें चीज़ें समझ आ जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, बट यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे डेटा है जिसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट, ये सारी चीज़ें रटे होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टिप्स पे होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये है हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट बिफोर वी बिगिन एनीथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट में। सो 2 से 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और इस यूनिट से तो लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर कैन वेरी। 2 से 3 क्वेश्चन आने का ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों ने पिछले सालों में देख रखा है। ठीक है, शुरू करें। चलो जी, बिफोर वी बिगिन मैं बता दूं, इस चैनल पे अगर आप पढ़ना चाहते हो बायोलॉजी, किस तरीके से आपको लेक्चर्स लगानी है। जैसे ये सेल का चैप्टर है, हम लोग 2 से 3 लेक्चर्स में नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और खत्म करेंगे। उसके साथ साथ बहुत ही मजेदार एक चीज मैंने पीछे अटैच किया है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, विच इज द हाईलाइट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के ऐसे ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करके मैंने अटैच किया है जो जिससे लास्ट कुछ सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि ओके, जब मैं मैम से ये चैप्टर पूरा पूरा पढ़ ली हूँ, उसके बाद जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, मुझे क्या क्या हाईलाइट करने चाहिए। और पिछले साल भी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैंने बायोलॉजी स्पॉटलाइट एक सीरीज लॉन्च किया था, विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल हु डेडिकेटेडली फॉलोड इट। उसमें मैंने एक चैप्टर को एक दिन में पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया था कि देखो ये पैराग्राफ से इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उधर से ही हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोज आर कॉल्ड हॉट टॉपिक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्टिंग से ही बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाए, ताकि दे आर वेल प्रिपेयर्ड। लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं देना है उनको, अभी से सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ताकि प्रिपरेशन का लेवल अलग स्तर तक पहुंच जाए आप लोगों का। ठीक है, तो आपको मेरे साथ लेक्चर्स लगाने हैं, उसके बाद आपको जाके एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे आपको पता होगा कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, कौन से पॉइंट्स हाईलाइट नहीं करने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे साथ आप नोट्स भी बनाते जाओगे। नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप सारा सब कुछ पढ़ लिए होंगे, आपको पीडीएफ से ज़्यादा मजा आएगा अपने खुद के नोट्स को पढ़ना। ठीक है, तो नोट्स भी आप साथ साथ बनाते जाओगे। उसके साथ फिर यू विल हैव टू मेक श्योर कि अगले दिन आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो उसी पर्टिकुलर पार्ट का जो हम लोगों ने फिनिश किया। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द वे वी आर प्रोसीडिंग विद आवर चैप्टर्स। ठीक है, रेडी है आप सभी लोग? ऑल राइट, चलो जी शुरू करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं इस चैनल पे नीट 2025 का जर्नी, नीट 2025 का प्रिपरेशन विद योर वेरी फेवरेट टॉपिक सेल। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल थियरी के बारे में जानेंगे हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। और लेट मी टेल यू कि ये जो चैप्टर है और ये जो सीरीज मैं ले रही हूँ, वो किसको देखना चाहिए? ड्रॉपर को, क्लास 11th वाले बच्चे को, या 12th वाले बच्चे को? बच्चा लेट मी टेल यू, ये मैं बहुत डिटेल लेक्चर ले रही हूँ। ये ऐसा बच्चा जो सिर्फ 10th का ही नॉलेज लेके बैठा है, 11th 12th में कुछ उसने ध्यान से पढ़ा नहीं है, या फिर बस 11th में आया ही है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन, क्योंकि बहुत बेसिक से लेके पूरे नीट के लेवल तक हम लोग लेके जाने वाले हैं ये प्रिपरेशन। ऑलराइट, सो सेल थियरी, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सुनने में तो बड़ा इजी सा लग रहा है, इजी है भी, पर यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आप अलग से एक छोटा सा नोट बनाओ, जिसमें सारे डेटा आप एंड में लिखोगे। जब हम 2-3 लेक्चर्स लगा लिए होंगे, पूरा नोट्स आपका रेडी होगा, उन पूरे नोट से आप एक अलग से एक आपका पेज बनाओगे, A4 साइज शीट बनाओगे, रिवीजन शीट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां आप सिर्फ डेटा लिखोगे। ठीक है, उसको रिवाइज करते रहोगे, और नींद आते आते आपको बस नींद में भी आपको वो डेटा पूछे जाए आपसे, वो आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलो जी शुरू करें। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ऑलराइट बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो पेन जिससे मैं लिख रही हूँ, क्या ये पेन लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग ऑफ कोर्स है ना। कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो मैम आप भी। बट व्हाई डू वी कॉल इट नॉन लिविंग? सिंपल आंसर ये है कि इसके अंदर सेल्स नहीं है मैम, जीवित सेल्स नहीं है। ओके, तो जीवित सेल्स रहते हैं तब हम उसे लिविंग कहते हैं, राइट? तो इसका मतलब है सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? उसी के बारे में सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल नहीं तो उसे हम लोग जीवित कहते भी नहीं है। क्या वायरस जीवित है? Are virus living? No, they are non-living because they do not have components that a cell has. At least एक सेल भी हो तो उसे हम लोग जीवित मानेंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे, राइट? तो सेल्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
आपने बचपन में सुना होगा या फिर आपको 9th 10th में ऐसे पढ़ाया जाता होगा कि देखो, अगर हम लोग एक घर को एक ह्यूमन बॉडी माने और एक एक ब्रिक को हम लोग सेल कह सकते हैं। बट मुझे अभी लगता है आपको वो सारे डेफिनेशंस छोड़ के आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस ऐसा डालना पड़ेगा कि एक एक ब्रिक हम लोग सेल नहीं कहेंगे, इनफैक्ट एक एक सेल को हम एक एक फैक्ट्री कह सकते हैं। यस, बिकॉज ब्रिक्स आर जस्ट लाइंग देयर, दे हैव नो लाइफ, बट एक एक छोटू छोटू फैक्ट्री है, एक एक सेल। बहुत सारा फैक्ट्रीज मिलके एक सुपर पावर सिटी या टाउन या एक मेट्रो बनता है, राइट? बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे कारखाने। उसमें मैं कारखाना क्यों कह रही हूँ, फैक्ट्री क्यों कह रही हूँ? इसका ये मतलब है बच्चों कि जैसे एक फैक्ट्री में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहता है, सिमिलरली एक फैक्ट्री लिख रही हूँ, फैक्ट्री। चलो ये सारी चीजें नहीं लिखते हैं, क्या पता आपको लगे कि हाँ ये एनसीईआरटी का कोई पार्ट है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, आई एम टेलिंग यू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ है क्या। तो जैसे एक फैक्ट्री में लगातार काम चलता रहता है और चीज़ें बनती रहती है, प्रोडक्शन चलता रहता है, उसी तरीके से हर एक कोशिका, हर एक सेल आपके बॉडी का नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ काम करता रहता है टू कीप यू अलाइव। यस, सो हम लोग सोचेंगे कि एक एक सेल एक मजेदार बड़ा सा फैक्ट्री है। ओके, चलो जी। तो सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल्स नहीं तो जीवित नहीं, बट सेल से मिलके ही हमारा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है, सेल से टिश्यू बन रहे हैं, उसी से हमारा ये बड़ा सा बॉडी खड़ा हो पा रहा है, राइट? सो वी ऑल्सो से दैट दिस स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ द सेल्स, एंड वी ऑल्सो फंक्शन बिकॉज आर सेल्स आर फंक्शनिंग इनसाइड, है ना? कहा था ना फैक्ट्री है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। उसके साथ साथ उसे हम लोग स्ट्रक्चरल, यहां लिख देती हूं, स्ट्रक्चरल and functional unit of life भी कहते हैं, ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के लाइंस है बच्चों, और यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? अभी देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उनके अंदर सिर्फ एक सेल से ही वो पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसे हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनि मतलब वन, सेल्यूलर मतलब सेल, एक सेल का मात्र वो ऑर्गेनिज्म है। अगर एक से ज्यादा सेल से वो बना हुआ है तो उसे हम लोग मल्टी मतलब बहुत सारा, मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिंपल। चलो जी, अभी यूनिसेल्यूलर एक अगर ऑर्गेनिज्म हो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, मान लो सिर्फ एक ही सेल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है, नहीं? एमीबा का, राइट? तो सिंपल सा ऑर्गेनिज्म एमीबा जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका एग्जांपल दिमाग में रख ले तो वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या कर पाता है? इज इट कैपेबल ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? विल इट बी एबल टू परफॉर्म ऑल डिफरेंट लाइफ फंक्शंस? द आंसर इज यस, है ना? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वही ऑर्गेनिज्म होता है जिसका एक सेल, मात्र वन सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखो, दीज आर लाइन्स ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक है? केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट existence, ठीक है? And they are also able to perform all important functions of life, able to perform all important functions of life, है ना? इसीलिए तो सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग कहते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, ताकि बाद में आप लोगों को फिर से नोट्स बनाने के लिए ना बैठना पड़े, ठीक है? और हम लोग अभी शुरू करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। आई एम नॉट ब्रिंगिंग हियर द रेफरेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पर अगर आप एक ऐसा बच्चा हो जिसने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ रखा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ रखा है, तो मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो अभी के अभी यहाँ पे पॉज करो और आप कमेंट में ये लिखो कि कौन से किंगडम में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं पता इसका जवाब, डू नॉट वरी, आई विल राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, पिन कमेंट में मैं डाल दूंगी, ठीक है? चलो जी, ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के लिए था जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रखा है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिस्कवरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाम याद रखना जरूरी है उनका, उन्होंने किसने क्या डिस्कवर किया था वो जानना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्कवरी, सेल का डिस्कवरी कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये चेहरे को देखो, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट चेहरे से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है, तो मुझे लगा क्यों ना आपको चेहरा दिखा दिया जाए इनका। वन सेकेंड, हियर इट कम्स। चलो जी, ये है पहला चेहरा जो आपको दिख रहा है। ही इज हु, वो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं उनको। उन्होंने सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट, वन सेकेंड बच्चों, रॉबर्ट
उनको कहते हैं हम लोग रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने कॉर्क, कॉर्क जो नहीं होता बॉटल के ऊपर उसे बंद करने के लिए कभी कभार यूज़ किया जाता है, एक ड्राई सा चीज़, हाँ ऐसा सा दिखता है बॉटल के ऊपर, ऐसा उसको बंद करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं कॉर्क। अभी उस कॉर्क को बहुत नज़दीक से देखा तो उनको दिखा कुछ कुछ कंपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, क्या है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, कंपार्टमेंट्स। ओके, तो कंपार्टमेंट्स को उन्होंने कहा सेल्यूला, सेल्यूला। ओके, सेल्यूला कहा उन्होंने जस्ट टू से दैट छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, और सेल्यूला से ही बाद में सेल बने। ठीक है, तो उन्होंने क्योंकि ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे, उन्होंने इसको नाम दिया सेल्यूला। ठीक है, बाद में उसे हम लोग नाम दे दिए सेल। ठीक है, बट कॉर्क इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट, वो डेड है, इट इज नॉट अ लिविंग पार्ट ऑफ अ ट्री। ठीक है ना, तो फिर ये कहा जाता है कि ही इज द वन हु फाउंड आउट डेड सेल्स, डेड सेल्स, डेड सेल्स। उसके साथ साथ बच्चों ये देखो, सेल के ये जो साइड साइड में जो भी दिखा उनको कंपार्टमेंट की वॉल्स, वो एक्चुअली में है क्या, सेल के वॉल। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, ये बनता है एक लीफ के, सॉरी एक प्लांट, एक ट्री के बार्क से। ठीक है ना, तो अगर एक ट्री का बार्क को हम लोग बहुत क्लोजली देखेंगे, एक ट्री के बार्क को अगर हम लोग बहुत क्लोजली देखेंगे, इट इज अ प्लांट एंड इट विल हैव सेल वॉल अराउंड इट्स सेल्स, राइट। तो फिर इसे हम लोग कहेंगे कि हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखा था, उन्होंने सेल वॉल भी सबसे पहले देखा था, सेल वॉल भी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, है ना। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है ना, उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। अभी इसको याद कैसे रखें मैम, ट्रिक क्या है, अभी जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ आपको ट्रिक, बट उससे पहले आ जाते हैं हम लोग अगले व्यक्ति पे। उन्होंने जैसे ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ बच्चों, जैसे ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ और क्लोजली हम लोग चीज़ों को देखने लगे, है ना, तो तब आ गए हमारे कौन, ये है एंटोन वॉन लीवेनहुक। ऑन लीवेनहुक जी ने क्या किया था, सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर किया था, क्योंकि वो देख पाए थे सारा सब कुछ किसके अंदर, एक माइक्रोस्कोप के अंदर। सो ही वॉज एबल टू सी व्हाट, ही वॉज एबल टू सी सीमेन, ओके, लाइव सीमेन, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें वो सबसे पहले लिविंग सेल देख पाए थे हमारे एंटोन वॉन लीवेनहुक साहब ने। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बच्चों एक तीसरे व्यक्ति के पास। ये तीसरा व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं व्हेन इट केम टू अंडरस्टैंडिंग सेल्स। इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। व्हाट इज हिज नेम, रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, कोई बता सकता है? रॉबर्ट ब्राउन जी ने सेल का न्यूक्लियस खोजा था, न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल, जो जेनेटिक मटेरियल जहाँ रहता है, उन्होंने किसने खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। अभी आ जाते हैं बच्चों, मैम ये याद कैसे रहेगा, किस तरीके से याद करें, कुछ ट्रिक तो बता दो। तो है ना हम यहाँ पे आपको ट्रिक बताने के लिए, वेरी इजी। रॉबर्ट हुक, हुक है ना, आप हुक से मछली पकड़ते हो, मछली जब हुक से पकड़ लेते हो तो मछली मर जाता है ना, तो भाई हुक से जब आप मछली पकड़ोगे मछली मर जाता है, ये याद रखना। तो रॉबर्ट हुक ने मरा हुआ डेड सेल डिस्कवर किया था। अभी आ जाते हैं एंटोन वॉन लीवेनहुक। लीवेन शब्द ऐसा नहीं लगता, लिविंग ऐसा सा, तो लीवेनहुक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया था। क्या किया था, लिविंग सेल डिस्कवर किया था सबसे पहले। उसके बाद आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। देखो मान लो ये है एक सेल, सेल के अंदर का ये है न्यूक्लियस ही खोजा था ना हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ये न्यूक्लियस ऐसा कोई ब्राउनी सा नहीं लग रहा है, ये चोको चिप्स है, ब्राउनी है, तो सेल के अंदर का जो ब्राउनी है वो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया था। सिंपल, अभी कभी भूलोगे तो नहीं। देखो रॉबर्ट हुक से मछली पकड़ा, मछली इज डेड सेल्स किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। एंटोन वॉन लीवेनहुक, लिविंग जैसा नहीं साउंड करता, सो लिविंग सेल्स बाय एंटोन वॉन लीवेनहुक, एंड देन रॉबर्ट ब्राउन, सेल के अंदर का ब्राउनी बाय रॉबर्ट ब्राउन। याद रहेगा? ऑलराइट, चलो याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहती हूँ आप लोग ये डिस्कवरी का हेडिंग डाल के इनका नाम लिखें और इनके नीचे ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा है प्लीज राइट दैट डाउन। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सेल थ्योरी। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इंपॉर्टेंट है ये सारे ईयर्स, ये ईयर जो मैं लिख के लाई हूँ, ये सारा सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भाई ये तीन व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू गिव अस द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी, सबसे पहले सेल थ्योरी की जब बात आती है, आ जाते हैं हमारे श्लेडेन साहब, मैथियस श्लेडेन। उन्होंने क्या किया था, ही वॉज अ बॉटनिस्ट, तो डेफिनेटली प्लांट्स का स्टडी किया होगा, है ना। ही वॉज अ बॉटनिस्ट एंड ही फाउंड आउट दैट अ प्लांट इज मेड ऑफ सेल्स, लिख देते हैं, अ प्लांट इज मेड ऑफ सेल्स।
ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होके दे मेक टिश्यूज, सेल्स कम टुगेदर, दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड वी कॉल इट टिश्यू। तो सेल्स से मिलके बनते हैं, सेल्स से मिलके बनते हैं टिश्यूज, है ना, टिश्यूज। ये किसने कहा था? हमारे श्लेडन साहब ने कहा था। आ जाते हैं फिर हमारे पास दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति विच इज श्वान, थियोडर श्वान। अभी थियोडर श्वान जी थे एक जूलॉजिस्ट। क्या थे? जूलॉजिस्ट, मतलब जीव जंतु की स्टडी करते थे, है ना। तो अब याद कैसे रखें कि किसने, कौन कौन थे बॉटनिस्ट, कौन थे जूलॉजिस्ट? ठीक है, तो वेरी सिंपल, श्वान मतलब स्वान, याद है? स्वान, 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 पता है ना स्वान क्या होता है ना। स्वान शाही श्वान नाम है। तो ये तो है एक एनिमल, तो एनिमल से याद रहेगा ये है हमारे जूलॉजिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने प्लांट एनिमल सेल्स को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया और उन्होंने पाया कि एक जो एनिमल सेल है इट हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट। व्हाट इट हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट। सो ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। What he observed? Plasma membrane. Okay, a cell is surrounded by plasma membrane. उसके बाद उन्होंने ये भी नोटिस किया कि प्लांट सेल में एक ऐसी चीज है जो एनिमल सेल्स में हमें नहीं दिखता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। उसे कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सेल वॉल इज स्पेसिफिक ओनली टू प्लांट सेल। अभी यहाँ पे क्वेश्चन जब आ जाता है बच्चों कि किसने ये प्रूव किया था कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। जब एग्जांपल्स एमसीक्यूज में ऑप्शन आते हैं श्लिडन, श्वान, रुडोल्फ विर्चाउ, तो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट ये कहता है कि ये प्लांट का जो खेल है वो बॉटनिस्ट ने ही किया होगा। तो हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या हो जाता है? श्लिडन साहब के ऊपर चला जाता है। बट द करेक्ट आंसर इज थियोडर श्वान, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली इन लोगों ने जो रिसर्च किया, ये इन्होंने प्लांट्स के ऊपर, हमारे श्वान साहब ने एनिमल्स के ऊपर। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ जी आए, ठीक है। रुडोल्फ विर्चाउ जी आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, सेल्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च तो आप लोग कर रहे हो, पर ये बताओ कि ये सेल्स आता कहाँ से है, मतलब उत्पत्ति कहाँ से होता है। तो ही एक्चुअली गिव अस द फैक्ट कि सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, ठीक है। उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कोई मंत्र जप कर रहे हैं हम। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, ओमनिस मतलब न्यू सेल्स, सेल्यूला मतलब सेल्स, कम्स फ्रॉम ई मतलब एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये रुडोल्फ विर्चाउ जी आए, उन्होंने कहा कि ओमनिस सेल्यूला बूम, ऐसे उन्होंने एक मंत्र जाप किया। उसके बाद ये तीनों जो साइंटिस्ट के फाइंडिंग्स हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये तीनों साइंटिस्ट के फाइंडिंग्स को इकट्ठे रख के हम लोग सेल थ्योरी बना दिए, ठीक है। तो सेल थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये तीनों साइंटिस्ट का फाइंडिंग्स इकट्ठे रख के हम लोग 2 पॉइंट्स में सेल थ्योरी को भाग कर सकते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बनता है? ओमनिस सेल्यूला मतलब हमारा जो सेल्स है उसी से नए सेल्स बनते हैं, इकट्ठे बनके दे फॉर्म प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, है ना, कि टिश्यूज बनते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, है ना। दूसरा चीज ये है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहां से आते हैं सेल्स? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये है हमारा द वेरी फेमस सेल थ्योरी। यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखना है कि श्लिडन है बॉटनिस्ट, श्वान है जूलॉजिस्ट, रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया था ओमनिस सेल्यूला के बारे में। उसके बाद ये साल, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बच्चों कि मैथियस श्लिडन 1838, ये 1839, 1855, 18 इज कॉमन, इट ऑल हैपेंड इन द 18th century, 38, 39 एंड 55, ठीक है बच्चा। चलो जी, दिस इज सेल थियरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन हम लोग जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बच्चा। ओवरव्यू ऑफ सेल अगर हम लोग देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल दैट इज प्रेजेंट इज माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा इवन दो इट इज अ प्लांट सेल, इट डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ का होता है। प्लीज लिख लो, ये सारे डेटा रट्टा मानना जरूरी है। यस, आई फील बैड टू से दिस, बट रट्टा मानना कुछ चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो इन बायोलॉजी।
बायोलॉजी। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट एग, दैट इज लार्जेस्ट सिंगल सेल हम लोग कह सकते हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी आर द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। बट आपके दूसरे पेज में और एक डेटा दिया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब ऐसे डायमीटर में इट इज 7 माइक्रोमीटर। दीज आर इंपॉर्टेंट डेटाज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। प्लीज लिख लो, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लो, रट्टा मारना जरूरी है। आ जाते हैं साइज ऑफ सेल्स पे या शेप ऑफ सेल्स। दिस इज अगेन अ पिक्चर फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया गया है, रेड ब्लड सेल्स। क्या लिखा है? राउंड एंड बाइकॉनकेव। राउंड एंड बाइकॉनकेव मतलब क्या? आपने कैरम का ये देखा है, व्हाट यू कॉल इट, कैरम की गोटियां, है ना? क्या होता है वो? ऐसा सा होता है और फ्लैट होता है वो, है ना? फ्लैट होता है और ऐसा सा होता है। सेम इज द शेप ऑफ आर रेड ब्लड सेल्स। बाइकॉनकेव थोड़े धजे हुए भी होते हैं, ऐसे से होते हैं, ठीक है? वो क्यों होता है भाई? क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? वो इसलिए ताकि रेड ब्लड सेल्स को बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, है ना? तो वो बेचारे अपने न्यूक्लियस को दान कर बैठते हैं। बचपन में तो होता है उनके पास फ्रेश आरबीसीज, दे डू कैरी न्यूक्लियस, बट जैसे ही वो बूढ़े होते जाते हैं दे जस्ट हैव टू गिव आउट देयर न्यूक्लियस, दे गेट रीड ऑफ देयर न्यूक्लियस टू बी मोर एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर्स, ठीक है? तो भाई रेड ब्लड सेल्स का शेप क्या है? बाइकॉनकेव है, ओके। नेक्स्ट है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, वो एमीबॉइड होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? जाके आपकी बैक्टीरिया, जर्म्स, उसको मारने का काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं ना। तो वो इस तरीके से स्यूडोपोड या फॉल्स फूट निकाल के आगे बढ़ते हैं ताकि वो जाके जो भी जर्म्स वगैरह है उनके पास जाके उनका खात्मा कर सके। तो दे आर एमीबॉइड, इसको एमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर एमीबॉइड। कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स, हमारी जो एपिथेलियल बॉडी के सर्फेस के सेल्स है वो ऐसे कॉल्यूमनार है, ठीक है? दे आर सिंगल बट लॉन्ग। उसके बाद नर्व सेल्स हमारे ब्रांच्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग, है ना? उसके बाद ट्रैकीड, ये आपके प्लांट सेल है, प्लांट सेल ट्रैकीड लंबा सा, वो इसलिए होता है ताकि वो प्रॉपर वाटर कंडक्शन कर पाए प्लांट में, है ना? तो इसका शेप उस हिसाब से, उसके काम के हिसाब से वैसा बन जाता है। फिर आपके आते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, राउंड एंड ओवल, ताकि एनफ स्टोरेज वो अपने अंदर कर सके, है ना? तो भाई आपने क्या देखा? जिस तरीके का उसका काम उस तरीके का उसका शेप बन जाता है ना? चलो नेक्स्ट, ये डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम अगेन, कि एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, अभी हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा नहीं है, बट ये आपके एनसीईआरटी में ऊपर ही आ जाता है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर, ठीक है? तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इसका डायमीटर क्या है, मतलब इसका साइज क्या है? 10 to 20 माइक्रोमीटर। देखा आपने? ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वायरस। वायरस अ सेल? द आंसर इज नो, वायरस इज नॉट अ सेल। ये 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर बड़ा हो सकता है। क्या? वायरसेस। उससे भी थोड़ा बड़ा, मतलब 10 गुना बड़ा क्या है? 0.02 मतलब, और यहाँ पे 0.1 है, मतलब मान लो 10 गुना बड़ा है। 10 गुना बड़ा क्या है? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये कितने बड़े हैं? 10 गुना बड़ा है वायरस से। और इससे भी 10 गुना बड़ा, PPLO से भी 10 गुना बड़ा क्या है? बैक्टीरिया है, 1 से 2 माइक्रोमीटर। और इनसे भी 10 गुना बड़ा क्या है? आपका सिंगल यूकैरियोटिक सेल, 10 से 20 माइक्रोमीटर। इस तरीके से ये डेटा याद रखा करो बच्चा, ठीक है? ये जो डेटा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी नोट्स में भी लिख लें ताकि रिविजन के वक्त ईजी हो। एक चार्ट के फॉर्म में लिखना, ठीक है? ऐसे मैं बता देती हूँ किस तरीके से। इधर ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना, ऑर्गेनिज्म, इधर फिर लिखना आप उसका साइज। इस तरीके से एक चार्ट बनाना, ठीक है? एक चार्ट बनाना ताकि फटाफट आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। आपके एनसीईआरटी में क्या है बच्चा? तो आपके एनसीईआरटी में इसके बाद ही यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के डिफरेंसेस आ जाते हैं, पर मुझे लगता है कि प्रोकैरियोटिक अच्छे से पहले समझा लें, यूकैरियोटिक अच्छे से पहले समझा लें, उसके बाद उसके डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेंगे, है ना? तो चलो प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं, एक प्यारा सा प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? ओके, और यहाँ पे एक लिस्ट है। ये लिस्ट मुझे कहाँ से मिला? आपके एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट है वहाँ से मैंने ये लिस्ट बनाया। कौन सा लिस्ट मैम? ये वाला लिस्ट, ठीक है? ये लिस्ट आपको भी बनाना है। ये किस तरीके से आपको हेल्प करेगा अभी बता दें, ठीक है? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग बात करते हैं, लेट्स मेक अ बैक्टीरिया, ओके? लेट्स मेक अ बैक्टीरिया। सबसे पहले वी विल ड्रॉ, इसका पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम लेयर, मतलब बैक्टीरिया का ना ऐसा सा स्लाइम लेयर रहता है, ठीक है? इधर ये लूजली बाउंड होता है बैक्टीरिया के ऊपर, या फिर वो टाइटली बाउंड होता है, ठीक है? टाइटली बाउंड होता है। अरे ये क्या हो गया? इधर ये लूजली बाउंड होता है या टाइटली बाउंड होता है, ठीक है? लूजली बाउंड को हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है? अगर ये टाइटली बाउंड है इसे हम लोग कहते हैं कैप्सूल,
ठीक है। और ये दोनों है क्या, ये दोनों है ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर। किससे बना है, ग्लाइकोकैलिक्स से, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स से बना है ये दो लेयर। चलो ये हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी कह रहा है इसके अंदर सेल वॉल भी है एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में अंदर सेल वॉल भी है। चलो अंदर सेल वॉल बना लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, ये रहा, अरे ये रहा इनका सेल वॉल। ये क्या है, ये है इनका सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल बना दिया हम लोग। उसके बाद आ जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर देते हैं, तुरंत से हाईलाइट कर देते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। चलो आ जाते हैं। उसके बाद नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे तो लिखा ही नहीं कि दे ऑल्सो हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद से बना देते हैं। आपकी केक्यू मैम थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना लिखना भूल गई, ठीक है, बट बना तो ज़रूर देगी, ठीक है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनका। फिर ये कह रहे हैं दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस बैठा रहता है, ये ऐसे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ऐसे गोल सा इधर अंदर पड़ा रहता है, नेकेड, नो कवरिंग, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब इसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होगा, जो कि नहीं मिलता है हमें प्रोकैरियोटिक के केस में। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, अच्छा इसी कलर से लिखते हैं ना तो बेटर समझ आएगा। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, है ना, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। चलो उसके बाद न्यूक्लियस के साथ साथ बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक गोल गोल सा ना प्यारा प्यारा सा प्लाज्मिड पाया जाता है। अब ये प्लाज्मिड क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है, बट इसका ना अलग ही कैपेसिटी है, ये रेप्लिकेट कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ दिस। ये तो मेन सरदार है ना सेल के अंदर का, न्यूक्लियस, द मेन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके अलावा छोटू सा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है, बट ये सर्कुलर छोटू सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो इसके ऊपर मतलब निर्भर नहीं रहता, वो खुद से रेप्लिकेट होता है, खुद से पिलाई बोल के एक चीज है जिसका मैं बनाऊंगी अभी, वो पिलाई के थ्रू निकल के कोई दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी घुस जाता है, ठीक है, अलग ही तशन है इसका। तो इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। दो छोटू सा प्लाज्मिड बना देता है, ठीक है, प्लाज्मिड। ये क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लिख देती हूँ यहाँ पे, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। चलो ये है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। उसके बाद ये इसे ही हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये तो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है ना, ये मेन सरदार है। उसके अलावा दूसरा जो ये प्लाज्मिड है उसे ही हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये क्रोमोसोमल डीएनए, ये क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा जो डीएनए है उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे मिलते हैं 70S राइबोसोम। मान लो ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है इसको करना है डिवाइड, ताकि ये 1 से 2 सेल बन सके। अगर इसको डिवाइड करना है तो भाई क्या होगा, तो ये धीरे धीरे से खुलेगा, नहीं खुलेगा, धीरे धीरे से खुलेगा। और कौन रेप्लिकेट करेगा, हमारे राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स ऐसे यहाँ पे बैठे रहते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में बच्चों। एक जब ऐसा स्ट्रैंड खुलता है तो एक राइबोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है वो पूरे के पूरे स्ट्रैंड को, इस पूरे के पूरे स्ट्रैंड को रीड करने के लिए। बट यहाँ पे क्या है, ये पूरे के पूरे स्ट्रैंड को काफी सारे राइबोसोम्स रीड करेंगे, ओके, बहुत सारे 70S राइबोसोम्स उसे रीड करने वाले हैं, ठीक है, 70S राइबोसोम। और यूकैरियोट्स में मिलता है हमें 80S राइबोसोम, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 70S राइबोसोम। ये कैसे बनता है, 50 + 30S से मिलके बनता है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। हर एक जितने भी ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे उसके बारे में अलग से भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा 70S राइबोसोम, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मीजोसोम्स के बारे में। मीजोसोम्स होते हैं ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, लेमेली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। पर ये मीजोसोम्स क्या है, वो क्या होता है, कोई बता सकता है? वेल मीजोसोम्स है सारे पार्ट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। व्हाट डज दैट मीन? मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का सेल है, तो इसके अंदर बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना अलग अलग तरीके से फोल्ड हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बना के, ये हम लोग कहते हैं मीजोसोम्स इसको, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बनता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इरेज किया और अभी मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ आप देखोगे तो ये देखो इस तरीके से ये बन गया आपका यहाँ पे एक वेसिकल। ये थोड़ा मैं बनाती हूँ इसको पॉइंटेड तरीके से, ये बन गया ट्यूब्यूल्स और ये ऐसे ऐसे सा फोल्डिंग बनता है, इसको हम लोग लेमिली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कुछ कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करने का काबिलियत रखता है। तो ये जो येलो येलो डॉट्स मैंने बनाए हैं ना, दीज आर क्रोमेटोफोर्स, मतलब ऐसे कुछ पिगमेंट प्रेजेंट है जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, वहाँ पे वो लोग प्रेजेंट है। वेसिकल्स में, क्रोमेटोफोर्स में ये प्रेजेंट है, राइट। देख सकते हो ऐसे, ये कुछ और ऑर्गेनल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही फोल्डिंग है जिसके अंदर क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ ट्यूब्यूल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूल और इस फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं लैमिली। ठीक है, अभी मान लो ये सेल को करना है डिवाइड, तो ये ट्यूब्यूल आगे जाके बढ़ के ऐसे इस सेल को दो में डिवाइड कर देगा ग्रेजुअली। तो माइटोसिस, मियोसिस, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। लेमिला में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होने लगेंगे। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत सारा रोल प्ले करता है जस्ट थ्रू इट्स फोल्डिंग्स। देख रहे हो किस तरीके का स्ट्रेटजी अपनाता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं है इनके पास जस्ट लाइक यूकैरियोटिक सेल्स, बट स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन परफॉर्म फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग्स विच वी कॉल मीजोजोम्स। नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, देखो सेल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आयंस वगैरह वगैरह, वो सारे इकट्ठा एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसे हम लोग इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनल ही है, बट इट इज़ ओनली एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट फ्लैजिला, पिलाई, फिमरी वगैरह पे। देखो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, तो ये मूवमेंट तो करेगा ना भाई। तो मूवमेंट करने के लिए जैसे हमारे पास पैर होते हैं, इसके पास भी तो कुछ होना चाहिए। इसके पास है फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला उत्पत्ति कहाँ से होता है, नॉट फ्रॉम द स्लाइम लेयर, नॉट फ्रॉम द सेल वॉल, बट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फोल्डिंग और इलास्टिक कैपेसिटी होता है उसके पास। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे आउटग्रोथ करता है जैसे कि एक फ्लैजिला लंबा सा, और उसके हेल्प से ये हमारा बैक्टीरिया मूव करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पिलाई। पिलाई मूवमेंट का मतलब मूवमेंट वाला पार्ट नहीं है। पिलाई से क्या होता है, एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ये प्लाज्मेट बॉडी के बाहर जाके दूसरे कोई बैक्टीरिया के अंदर घुस सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? द आंसर इज नो। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, इट इज़ नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये पिला या पिलस के थ्रू क्या होता है, आपके प्लाज्मिड्स बॉडी से बाहर निकलते हैं प्रोकैरियोट्स के। इसके अलावा फिमरी ऐसा आउटग्रोथ होता है बॉडी से अटैच, जो हेल्प करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने सबस्ट्रेटम में अटैच रहने के लिए। मान लो ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसे एक जगह पे बैठे रहना है, तो नीचे का जो भी सबस्ट्रेटम है उसको पकड़ के रखने के लिए दे विल नीड फिमरी। ठीक है, सो दिस इज फिमरी। उसके अलावा सीलिया भी एक ऐसा पार्ट है जो हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मूव करने के लिए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को मूव करने के लिए। सीलिया और फ्लैजिला हो गया लोकोमोशन का पार्ट, पिलाई हो गया कॉन्जुगेशन का पार्ट, फिमरी हो गया ऐसा पार्ट जो उसे टाइटली किसी सबस्ट्रेटम में होल्ड करके रखने के लिए काम आता है। ठीक है, आ जाते हैं पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम और गैस वैक्यूल्स में। पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, क्या आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक राइबोसोम नहीं है। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन करने के लिए एक पार्ट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड सिर्फ एक ही राइबोसोम कर सकता है, बट यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम है, दैट इज़ वाई वी से इट इज़ पॉलीराइबोसोम। और हर एक राइबोसोम कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, ज़्यादा लंबा इसका डीएनए नहीं है, एक स्ट्रैंड में ही बहुत
बहुत सारे जीन्स ये लोग शो करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जीन्स इसमें ट्रांसलेट होते हैं, तो बहुत सारे राइबोसोम्स क्योंकि इसका काम करते हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल इट पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम, ओके। So this is how a typical prokaryotic bacterial cell looks like. ठीक है बच्चा, हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके ध्यान से एक बार देख लो। और अगर आपको लग रहा है कि वो पूरा का पूरा खिचड़ी बनाया है मैम ने, तो हियर इज़ अ नाइस पिक्चर फॉर यू टू सी बैक्टीरियल सेल किस तरीके का दिखता है। आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं बैक्टीरियल सेल का। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, उसके बाद दे आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। उनका साइज़ क्या होता है, 0.2 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। और देखो मल्टीप्लाई रैपिडली इसलिए भी करते हैं क्योंकि छोटे ऑर्गेनिजम्स बहुत फास्ट रेप्लिकेट करते हैं। यू विल सी दिस इन नेचर। एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और ये हर जगह पाए जाते हैं। आ जाते हैं इनके शेप्स पे बच्चों। शेप अगर इनका गोल है उसे हम लोग कहते हैं कोकस, अगर इनका ऐसे रॉड शेप्ड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं बैसिलस, ठीक है। अगर इनका ऐसा सा शेप होता है कॉमा शेप्ड, इधर इनका एक फ्लैजिला एब्सेंट है कॉमा शेप्ड, और स्पाइरुलम कहते हैं उनको जिनका ऐसे स्पाइरल सा बॉडी होता है, ठीक है। इनका 2 फ्लैजिला होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपके NCERT में दिया गया है, ठीक है। ओके, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये देखो आपके सामने NCERT के पेजेस हैं, उसे मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया है, उस पार्ट को सिर्फ हाईलाइट किया है जहाँ से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ना और उसी पार्ट को अंडरलाइन करना और उसी पार्ट को देखना जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल विच इज़ t.me/1NEET, उसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स मैं अभी तुरंत वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इसमें थोड़े से ग्लिचेस इधर उधर है, वी विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो से वो ना हो। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड व्हाट मोर डू यू वांट। इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट तो आएगा ही, व्हाट एल्स डू यू वांट टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेटरी जर्नी। ठीक है बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट बायोलॉजी क्लास। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।